बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं इलेक्शन कवरेज के हवाले से हल्का NA 46 इस्लामाबाद में कराची कंपनी में। जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ है उन्हें कराची कंपनी का इल्म है कि बहुत ही एक मारूफ जगह है जहां आपको कमर्शियल एरिया भी मिलता है, वहीं पर रिहायशी इलाका भी है। और NA 46 में इस्लामाबाद के पॉश एरियाज़ भी शामिल हैं, जिसमें F8 है, F10, F11, E11 और दही इलाके भी हैं। गोलड़ा शरीफ है, तरनौल है, जंगी सईदा है। तो आज हम यहाँ पर जो इंतखाबी उम्मीदवार जिनका बड़ा मुकाबला होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को, उनकी आरा आपके पास लेकर आएंगे। साथ में जो अवाम है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जिनकी तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है कि यहाँ पर सबसे मुनज़्ज़म तौर पे मामलाते हुकूमत चलाए जा रहे हैं और लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, इनकी क्या आरा है इलेक्शन के हवाले से, इनकी क्या उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंतखाबी माहौल इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है। आपने दाएं जानिब देखे तो मुस्तफी नवाज का इलेक्शन स्टॉल है, मेरे बाई जानिब अकब में जमात इस्लामी का जो है इलेक्शन ऑफिस है, और दाएं जानिब पीपल्स पार्टी का। तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कैंपेन कर रही है, वो इस वक्त अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ अमल है। हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे आज के स्पेशल शो में इंतखाबी उम्मीदवारों के साथ भी, और आवाम की राय भी आपके पास लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आप पीपल्स पार्टी के कैंप पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद की क्या वो दरीना मसाइल है जिनके हल का नुस्खा आप लोग पेश कर रहे हैं? बेसिकली इस्लामाबाद आपको जैसे खुद पता है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, CDA के अंदर। इसके दरीना मसाइल में बेसिकली यहाँ पर पानी का इशू है, ठीक है, और यहाँ पर बिजली और गैस का इशू है। ये वो इश्यूज़ हैं जो पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे वफाक में भी हैं, ठीक है। ये दरीना इशू जिसकी बात की है। बाकी लोकल बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर जो होने चाहिए, वो हर सेक्टर्स के हिसाब से उसका अलग इशू है, ठीक है। जैसे हम G9 में खड़े हैं तो G9 में ये सरकारी फ्लैट्स हैं और सरकारी लोगों का जो है ना इलाका कहलाया जाता है, तो इसकी बोसीदा हालत है। और पिछले कितने कैंडिडेट जीतने वाले, मतलब जैसे हम कहें कि मियाँ साहब जीते, उन्होंने 5 साल सिर्फ जनाज़ों में शिरकत की और दुआएं ली और दुआएं दी। तो हम कह रहे हैं इस बार वो वैसे ही जनाज़ों में शिरकत कर लें जीते बगैर। तो इसी तरह अकील अंजुम साहब जीते, तो उन्होंने भी मैं उनका वो मंशूर पढ़ रहा था, तो मंशूर पे लिखा था G9 के हवाले से कि मैंने कम्युनिटी सेंटर बहाल कराया। तो मेरा ख्याल है जब से मैंने उस्माला कम्युनिटी सेंटर कभी बंद ही नहीं हुआ। तो कहने की बात यह है कि जो मसाइल हैं उस तरफ कोई भी नहीं आ रहा। तो राय साहब जो हैं वो बेसिकली इस हल्के में से हमारे NA 46 में से राजा इमरान अशरफ साहब हैं, और ये फैमिली ऐसी है कि ये काम अपने हल्के में काम कराने वाली है। आप राजा परवेज़ अशरफ साहब को देख लें, तो लिहाजा काम कराने वाले लोग हैं। हमने उनको मसाइल बताए, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह मैं हल करूँगा। और सबसे बड़ा इशू जो है वो जो है मुलाजमतें हैं, वो है नौकरियाँ। नौजवान नस्ल जो तबाही की तरफ जा रही है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आई है उसने ये जो है ना ठेका अपने सर ज़रूर लिया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे और ये सारे जो है ना बुनियादी जो लोगों के हुकूक हैं वो उनको बचाएंगे। इस्लामाबाद के जो नौजवान हैं, आप क्या समझते हैं उनकी क्या इश्यूज़ हैं जिनको पार्टियों को रिजॉल्व करना चाहिए? देखिए इस्लामाबाद के बल्कि पूरे मुल्क के मैं कहूँगा जो नौजवान हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में मौजूद है इसलिए मेरा फोकस बिल्कुल ऐसी इस्लामाबाद। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो डिग्रीज लेके आज आउट ऑफ ऑब्रोड जाने के लिए आपके सामने कि लाखों लोग हर साल मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि वो डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं लेकिन उनके जॉब्स नहीं है, जॉब लेस हैं। दूसरी बड़ी बात कि हमारा जो एजुकेशन के अंदर तबकाती निज़ाम है, और जिसके अंदर एलीट क्लास के लिए अलग एजुकेशन है, मिडिल क्लास के लिए अलग एजुकेशन है, और लोअर इसी तरह चल रहा है देश। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही कि नौजवानों का जो है उनका बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके जो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो तबकाती निज़ाम है, सबसे पहले तो उसका खात्मा किया जाए। उसके बाद अगर एक मज़दूर, एक रिक्शे वाले से लेके एक ट्रेड विंग्स देख लें, कोई भी यूनियन बनाने की, हर एक उसको तंदूर वालों को देख लें, प्रॉपर्टी डीलर्स को देख लें, उनको यूनियन बनाने का हक हासिल है। तो तलबा को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर जो आयत बैन है, जो कि ज़ियाउल हक की रजीम के बाद आज तक है इस मुल्क के अंदर, हमारे साउथ एशिया के अंदर, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में देखें, बंगाल में, बांग्लादेश में देखें कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शंस होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट यूनियंस को जो है ये रिस्टोर करना चाहिए और नौजवानों को रोज़गार दें। आप जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी मैनिफेस्टो में 10 रुकनी मैनिफेस्टो में शामिल किया है, मैं एक यूथ कार्ड लाऊंगा जिसके थ्रू मैं नौजवानों को यूथ के मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के अंदर एक टेक्निकली हम उनको जो एंगेज करेंगे। बहुत अच्छा। आप
سر یہی ہے کہ بیسیکلی یوتھ کے لیے جو ہماری جابس کا سب سے بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، جابس میں یہی ہے کہ ہم میرٹ پہ دیجئے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں ہمارے ڈومیسائل کا بہت ایشو ہے، یعنی کہ میرٹ اسلام آباد کے لیے کوٹا جو بہت ہے نا وہ بہت کم رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ یوتھ زیادہ ہے اس میں، لیکن جابس کی جو ہے نا وہ کم ہے، تو وہ ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم ڈومیسائل میں اسلام آباد کے لیے ایک الگ سے اپنا وہ پیش کریں گے جس میں ہم ان کا حق دیا جا سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ عمران اشرف صاحب، حلقہ NH 46 اسلام آباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ راجہ صاحب پی ٹی وی کو وقت دینے کا۔ راجہ صاحب، آج ہم NH 46 پہ اپنا شو کر رہے ہیں، اس میں ہم نے مختلف امیدواروں سے گفتگو کی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا اور آپ 2024 میں لڑ رہے ہیں، اس دفعہ کیا آپ کو توقع ہے کہ 2018 سے مختلف نتیجہ آئے گا آپ کے حق میں؟ جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے جی، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اور دوسرا الیکشن کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ میں نے اس حلقے میں بے شمار ترقیاتی کام کرائے جب راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس کے بعد بھی میں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، ان پہ جاتا رہا، غمی خوشی میں جاتا رہا، اور اللہ کے فضل سے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ الیکشن میں جیتوں گا۔ اچھا، تو آپ کے مد مقابل PTI بھی ہے، PMLN بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے، تو ان کے تو MNAs ماضی میں منتخب رہے ہیں، 2002 میں میاں اسلم صاحب، پھر 2008 میں انجم عقیل صاحب، اور 2013 اور 2018 میں PTI۔ جی اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ منتخب ضرور ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کا کام نہیں کیا، اس علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس، ویسے تو میرے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب نے جو اپنا پیکیج دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا پیکیج پاکستان میں نہیں آ سکتا، اور وہ انشاءاللہ میری امید ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور ان تمام چیزوں کو پورا کریں گے۔ آپ کے نزدیک اس حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو کہ حل ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش بھی پوری کروں گا۔ بے روزگاری، نوجوان بچے ہیں، بڑی مشکل سے والدین ان کو تعلیم دیتے ہیں، کوئی میٹرک کرا لیتا ہے، کوئی FA کرا لیتا ہے، کوئی BA، لیکن وہ بچے جو ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی۔ تو میرا سب سے پرائرٹی جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میں ان سب نوجوانوں کو، اور یہ میرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ تعالی مختلف محکموں میں تعلیم کے مطابق، اگر 8 تعلیم ہے تو اس کے مطابق جو نوکری ہے وہ ملے گی، FA کی بھی اسی طرح ہی، ان کی تعلیم کے مطابق ان کو نوکریاں دلانا، یہ میری سب سے بڑی پرائرٹی ہے۔ راجہ اشرف صاحب کا تو حلقہ بڑا مضبوط ہے، وہ وہاں سے جیتتے ہیں، آپ جو ہے ان کے نقش قدم پر چل کر اسلام آباد میں بھی اپنا حلقہ مضبوط کر پائیں گے؟ شکر الحمدللہ جی، راجہ صاحب نے اپنی کارکردگی کے بنیاد پہ اپنا حلقہ مضبوط کیا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی کام کر کے دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل حل کروں گا، اور انشاءاللہ اپنے حلقے کو مضبوط کس کروں طرح گا۔ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں؟ ڈور ٹو ڈور کیمپین چلا رہے ہیں، کارنر میٹنگز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کس طرح عوامی رابطہ مہم کو آپ نے کن خطوط پہ آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ بسد احترام راج صاحب، انجم عقیل صاحب کہتے ہیں میں سن آف سوائل ہوں، میں یہاں کا مقامی ہوں، ہماری عامر مغل صاحب کے برخوردار سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم مقامی ہیں، میاں اسلم صاحب کہتے ہیں ہم مقامی ہیں، تو آپ ان کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ میں گزارش کروں کہ ہم چاروں میں سے ہم ایک جیسے مقامی ہیں سارے، اچھا ہمیں بھی یہاں سے 45 سال ادھر ہو گئے ہیں، اچھا، اور یہ بھی 40 سال پہلے آئے ہیں، یہ سارے اسی طرح ہی ہے۔ مقامی اور نام غیر مقامی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عوام کا کام کون کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے۔ دوسرا آپ نے کمپین کا پوچھا، آپ یقین کریں کہ میری اپنی پارٹی کے تو لوگ ہیں، لیکن ان کی پارٹیوں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے فنکشن دے رہے ہیں، مجھے گھر بلا رہے ہیں اپنے۔ حالات اسی طرح ہی ہیں، آپ تھوڑا سروے ہلکے کا کر کے دیکھیں، اللہ کی مہربانی سے اچھا ہوگا۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، صرف یہ خلاف اس بات پہ ہوں کہ انہوں نے منتخب ہو کر بھی لوگوں کے کام نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس لیے آپ کو موقع ملنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے جو توقعات ہیں اس پہ پورا کر سکیں؟ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات موقع دے گی، یہ عوام موقع دے گی کہ ان کو پتہ ہے کہ کام کرنے والا بندہ کون ہے۔ عمران اشرف صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ویورز، ہم سے گفتگو کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور عوام کی رائے آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور جو دیگر انتخابی امیدوار ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ پرام سجتے دیکھتے رہیے۔ الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جب امیدوار آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ کارکردگی آپ نے دکھائی ہے اور آپ کا اگلا
प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके जहन में क्या है कि अगर वोट पड़ें और वोट आप जिसको देते हैं वो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपके लिए क्या काम। सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इस वक्त हम जिस समय वोट देते हैं ना, इस वक्त हम उनके लिए माई बाप हैं। वोट देने के बाद वो हमें समझते हैं, हमें पहचानते तक नहीं है ये लोग कौन है। ठीक है, हमारे यहाँ पे किसी किस्म के वो भाई की बात ठीक है, बिल्कुल राइट्स नहीं है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस बारे में क्या काम कर रही हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे हम कोई बात अपनी मर्जी की किस चीज़ की हमें आज़ादी है इस मुल्क में, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात ये जो अभी इलेक्शन आ गए हैं, इस वक्त ये हम हमारे आगे झुक भी रहे हैं, हमें रोटियां भी खिला रहे हैं, हमें सब कुछ कर रहे हैं। जब इलेक्शन ये जीत जाते हैं, अगर हमें कोई काम पड़ जाता है, एक छोटी सी मिसाल ले लें, बेफारम एक बनवाना है बच्चे का, ये हमें अपने गार्डों से क्या है कि पहचानते भी नहीं है कि जी शाह साहब घर नहीं है, फलाने साहब घर नहीं है, चौधरी साहब घर नहीं है। मतलब वोट लेने के लिए ये सब कुछ है। आप कहते हैं कि इन तक रसाई जो है ना वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। इन तक रसाई बहुत बड़ा मुश्किल है। इनके घर के आगे 2-2 3-3 गार्ड खड़े हो जाते हैं। मतलब बात ये कि अब या अगर कोई बंदा वजीर बन गया ना, वो अकेला वजीर नहीं बना, उसके दोस्त यार भी वजीर बन गए, उसकी फैमिली भी वजीर बन गई, उसका मल्ला भी वजीर बन गया। आम छोटे आदमी को उसके तक पहुंचने की रसाई नहीं है। अब जैसे एक लोगों की राय है कि इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर है, प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छा ब्यारी स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, ये भी तो जहन में आता होगा ना। सर बात ये है, देखें ना, हुकूमत हमारे लिए कर क्या रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं। बिजली नहीं है, सोलर चलाएं, गैस नहीं है, सिलेंडर चलाएं, पानी नहीं है, टैंकर मंगवाएं। ठीक है, हम आप ये बताएं, तालीम नहीं है, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराएं, इलाज नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। फिर हुकूमत हमारे लिए कर क्या रही है, हमें सिर्फ ये चीज़ का जवाब दें। हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे बुनियादी हकूक नहीं है, आखिर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शंस हो रहे हैं जी, जी बिल्कुल तो आप वोट डालती होती हैं? डालते होते हैं बिल्कुल। इस दफा किसको दे रही हैं? मेरा अभी सोचा नहीं है वैसे, लेकिन पीटीआई। आप अभी भी नहीं सोचा है। नहीं सोचा। नाज़रीन, इस्लामाबाद के इंतहाई ठंडे मौसम में इंतखाबी जो गर्मा गर्मी है वो अब पैदा हो गई है। इस्लामाबाद का हल्का NA 46, हम इस वक्त इलेक्शन ऑफिस में इनसे गुफ्तगू करेंगे। सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असम्बली हो चुके हैं। जो वकील साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। बहुत बताइएगा इस दफा आप कामयाबी की, क्योंकि 2008 में तो आप जीते थे, लेकिन 2013 और 2018 में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब जो हैं उन हासिल हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 के इलेक्शन की बात करें तो वो तो इलेक्शन तो नहीं, तो वो सिलेक्शन थी। तो उसमें तो क्योंकि मैं खुद पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था और जिस तरह वोट डाले गए और हमें वहाँ से निकाला गया, उसकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन ये है कि इस वक्त मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोग बड़े चार्ज हैं और लोग अपने जो 10 साल की महरूमी है उन लोगों को बड़ा एहसास है। और मैं यकीन करें जहाँ भी जा रहा हूँ बड़े भरपूर इस्तकबाल हो रहा है, लोगों में बड़ा जोश खरोश है और लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल हो। और वो हल सिर्फ और सिर्फ लोगों की अब उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। अब फैसला आपने करना है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उस पर आप निकालें, नेट पे देखें कि किस टनोर में कितना काम हुआ है, किसने कितने कर्जे लिए हैं, तो ये आप खुद फैसला करें। और लोगों को हम कायल करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी आवाम का कि वो भरपूर तरीके से हमारी बात सुनते भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है आमिर मुगल साहब, अगरचे उनके पास बल्ला नहीं है लेकिन बैंगन इंतखाबी निशान है। पीपल्स पार्टी के हैं राजा इमरान अशरफ साहब और मियाँ मोहम्मद असलम साहब, वो भी यहाँ से MNA रह चुके हैं 2002 में। और जो वकील साहब, ये जो आपका हल्का है ये पॉश एरिया भी है, इसमें F8 है, इसमें F10, F11, E11 और दही इलाका भी है, इसमें गोरडा शरीफ है, तरनौल है। क्या कहेंगे, ये जो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं, इस्लामाबाद की आवाम के मसाइल के हल के लिए आपका क्या विजन है? देखें जी, यहाँ दो जो देहात है, क्योंकि मैं खुद सन ऑफ साइल हूँ और मेरा ये सारे देहात से अबो अजदाद से हमारे तल्कात हैं, इसलिए उनके मसाइल तो बखूबी हम जानते हैं। CDA का तसल्लुत होने की वजह से हमें कभी कहते हैं जी आपको गैस नहीं दे सकते, जी CDA नहीं देने देता, ये सेक्टर हैं जी डेवलप होंगे। डेवलप कब होंगे? आप देखें कि सेक्टर D12 और E12 85 में उसकी एक्विजिशन हुई थी और 85 से लेकर आज नहीं तक डेवलप नहीं हुआ। और ना ही लोगों को बेनिफिट दिए कि जो मुकामी लोग वहाँ रहते हैं अबो अजदाद से, और ना ही कोई CDA ने डेवलप किया। और उसकी वजह से देखें जो आज 40 साल से लोग बैठे हैं, क्या उन्हें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं चाहिए? क्या उन्हें सुई गैस नहीं चाहिए? क्या उन्हें बिजली नहीं चाहिए? तो ये सारी चीज़ें CDA की एक ऊपर तलवार आ जाती है। ये तो हमने अक्विजिशन कर लिया जी, ये तो नोटिफिकेशन हो गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है। अब तो जब जो मुंतखब नुमाइंदा होता है, क्या वो जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर हावी नहीं होना चाहिए अंजुम वकील साहब?
ضرور حاوی ہونا چاہیے جی، لیکن میں یہ بھی ایک بدقسمتی کہوں گا جی کہ یہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کی اہمیت زیادہ ہے. بابوؤں کا شہر کہلاتا تھا پہلے. بابوں کا شہر ہے، یہ بابوں کا شہر ہے جی. اس میں سیاسی لوگ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر 10 سال اسد عمر صاحب رہے ہیں، ان کو یہاں کی کچھ نہیں پتا. آج بھی اگر میں ان سے پوچھوں کہ NA46 شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس سیکٹر کا نام بتائیں، اور ختم کون سے گاؤں پہ ہوتا ہے، یقین کریں آج وہ نہیں بتا سکتے. تو مسئلے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس لیے کہ لوگ بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور شہر کے مسائل، آپ I-10 کی بات کریں، ایک ایک گلی کا مجھے پتہ ہے، اور ایک ایک شخص مجھے جانتا ہے. میں رات کو بھی بہت بڑا ایک جلسہ تھا، اس سے پہلے 2 دن پہلے ایک بہت بڑا جلسہ I-10 میں ہوا ہے. تو اسی طرح آپ کریں G10 اور G11، یہ ان ایریوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے. آپ جا کے خود سروے کریں، دیکھیں کہ کتنی سروے آئی ہے. میں F11 کی بات کرتا ہوں کہ یہ پوسٹ ایریا ہے، اس کے میں دیکھیں کتنی تبدیلی آئی ہے. ہم ڈور ٹو ڈور سروے کر رہے ہیں. F10 اور F8 ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں آپ کو مشکل تو نہیں ہوگی؟ F10 F8 زیادہ تر کہتے ہیں وہ کراؤڈ جو ہے وہ PTI کی طرف زیادہ مائل ہے، بانی چیئرمین PTI کا ووٹ بینک ہے. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، میں F11 کی بتا رہا ہوں کہ F11 میں تقریباً 80% ہیں، 20% ادر پارٹیز ہیں جس میں PTI بھی شامل ہے. اب F10 کی بات وہ بھی شروع ہو رہی ہے ایسے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت زیادہ عقل آ گئی ہے، لوگ بہت زیادہ شعور لوگوں میں آ گیا. اب لوگ ریالٹی دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے کام، اپنی پارٹی کے کام گراؤنڈ پہ بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں فیس بک پہ. اس لیے بڑا فرق ہے. آپ بھی سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جی وہ تو مجبور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ جتنے کہ مسلم لیگ نون نے گراؤنڈ پہ کام کیے ہیں، اتنا سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا تو PTI کا نام بھی نہ. اسلام آباد کا سب سے بڑا آپ کی رائے میں ایشو کیا ہے اسلام آباد کا، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں؟ اسلام آباد کے میرے یہاں 3 ایشو ہیں جی جو کہ حل ہونے. سب سے بڑا تو ہے کہ جی یہاں ایک کمپلیکس ہاسپٹل ہے، فیمز ہاسپٹل ہے، اور پورے کشمیر سے سب کو وہ فیڈ کرتا ہے، اور اس کے بہت نہ گفتگی حالات ہیں. اس لیے ہاسپٹل یہاں بننے ہونا چاہیے. نہیں، ایک سے زیادہ بننے چاہیے مزید. پولی کلینک بھی ہے لیکن آپ پولی کلینک کو میں نہیں سمجھتا جی وہ. اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ سب سے اسلام آباد جیسے جو کیپٹل ہے، یہاں لٹریسی ریٹ اگر کم ہے، اسی وجہ کیا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو داخلہ نہیں ملتا، تو اسکول کم ہے، اسے اسکولوں کو بچوں کو داخلہ ملنا چاہیے. اور دوسرا ایک مسئلہ پانی کا بھی ہے، اور پانی بھی لوگوں کو آپ سب جانتے ہیں کہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا مسئلہ بھی ہے، اور میرا بھی ہے، اسلام آباد کا بھی ہے، ان امپلائمنٹ. اس لیے ہم نے، ہماری پارٹی نے کا بھی ویژن ہے، میرا اپنا ذاتی ویژن بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اسکل دیں گے، لوگوں کو ہم لیپ ٹاپ دیں گے، اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. چلیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس الیکشن میں 2024 میں اپنا سب سے بڑا مد مقابل کس کو سمجھتے ہیں امیدواروں اور پارٹیوں کے حوالے سے؟ میرے خیال میں پیپل پارٹی، اپنا جماعت اسلامی اور PTI میرے لیے تینوں برابر ہیں، اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. کئی علاقے سے ہم نے دیکھا تھا 2018 میں آپ کو کافی ووٹ پڑا تھا، لیکن جو پوش ایریاز ہیں اسلام آباد کے سیٹلڈ CDA سیکٹر ہے، وہاں سے آپ سے اسد عمر صاحب لیڈ لے گئے تھے. تو دونوں طرف اس وقت توجہ دے رہے ہیں. جی E11 تو آپ دیکھیں جی، ایک ڈبل روڈ کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ان کا ایک انڈر پاس کا مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے. اس لیے ان کا ایک جو ہے ویسٹ والے روڈ کا مسئلہ ہے، جو وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے. تو E11 کے مسائل تو میں جانتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ خیر کرے، حکومت اگر 8 فروری کے بعد ہماری بنتی ہے تو انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں E11 کے مسئلے میں حل کر دوں گا. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، کل بھی لاہور میں جلسہ تھا، 4تھی دفعہ بنا کے وہ کیا کام کریں گے جو 3 دفعہ نہیں کر سکے؟ تو اس پہ میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں جی، وہ تو سیاسی کنڈا استعمال کریں، لیکن میں فخر کرتا ہوں جی. بیسٹ آف لک کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ویئرز، جو وکیل خان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا یہاں جو لوگ بیٹھے ان سے بھی ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا امیدیں وابستہ ہیں انجم عقیل صاحب سے یا PMLN سے. بتائیے گا کیسے چل رہی الیکشن کمپین، اور اس دفعہ عوام کے ساتھ جب پاس جاتے ہیں تو مہنگائی کا رونا تو نہیں روتے؟ کیونکہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. یہ تو اس میں سچ تو یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہماری کمپین الحمدللہ NA46 کے حوالے سے سب سے منظم اور سب سے اچھی کمپین جو چل رہی ہے وہ PMLN کی چل رہی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ کو سب سے زیادہ ہم نظر آئیں گے.
लोग बिल्कुल महंगाई का रोना रोते हैं, क्योंकि महंगाई एक ऐसा क्या कहते हैं फैक्टर है जिससे हर बंदा डिस्टर्ब है, चाहे वो अमीर तबका है चाहे लोअर तबका है। लेकिन लोगों को इसका एहसास भी है कि ये महंगाई किस टाइम शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई। सिर्फ हम लोगों को एक बात बताते हैं कि आप 2013 के सब चीज़ों के रेट्स चेक कर लें, 2017 में जिस टाइम मियाँ साहब नाअहल हुए तब के रेट चेक कर लें, और आज के रेट चेक कर लें। 2013 में एट द टाइम पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट छोड़ी थी, आप रेट देखें। जिस टाइम मियाँ साहब नाअहल हुए तो उस टाइम के रेट देखें और आज के देखें, तो लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि इस मुल्क को किस तरह ये महंगाई मिली है और किस वजह से मिली है। हमारा सबसे मेन मसला ये है कि हमें पिछले 10 सालों में पैराशूटर मिले हैं, जिनको इस्लामाबाद के, अब हम अगर दुकानें लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दुकानदार किराया इस्लामाबाद से दे रहा है और उसको सहूलत कोई नहीं मिल रही। रैशे लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किराया इस्लामाबाद के लोग रह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत 10 साल में इस्लामाबाद की शहरियों को नहीं मिली, लूटा गया है। और अगर एक तरफ देखें तो आपको बेकन हाउस मिलेंगे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के जिनके बच्चों को स्कूल में दाखिले नहीं मिलते। यहाँ पे भी देख लें, गोल्डे का कोई बच्चा है, इधर गोल्डा स्टेशन से कोई बच्चा है, इधर देहाती आबादी का कोई बच्चा है तो एफ सेक्टर के स्कूलों में या जी सेक्टर स्कूलों में उनको दाखिले नहीं मिलते। ये एक पाकिस्तान ही है। यहाँ पिछले 10 सालों में इस्लामाबाद के अंदर जो नुमाइंदों ने 2 पाकिस्तान बनाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले हैं, ये जो है इनमें शऊर नहीं है। आपका नारा ये है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, एक पाकिस्तान होना चाहिए। तमाम पाकिस्तानी उनको एक सहूलत मिलनी चाहिए, सबको एक सहूलत मिलनी चाहिए, इस्लामाबाद के शहरियों को एक सहूलत दी जाए। आपने गुफ्तगू सुनी, अब हम यहाँ से रवाना होंगे और जो दीगर सियासी जमातें हैं और उनके इंतखाबी उम्मीदवार उनकी इलेक्शन गैदरिंग्स में जाएंगे, मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में जाएंगे, उनका मौक़िफ़ आपके लेकर आएंगे। प्रोग्राम सचते देखते रहिए। कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए भारत दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों की फर्जी झड़पों में शहादतें रोजमर्रा का मामूल हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के मुतालबे पर डटे हुए हैं। आलमी बरादरी की खामोशी से भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ीद मज़ालिम ढाने की शय मिल रही है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं हल्का NS 46 जंगी सईदा में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आमिर मुग़ल साहब की इलेक्शन कैंपेन इस वक्त चल रही है। अगरचे उनके पास इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, बैंगन के निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, साद अब्दुल्ला उनके साहबजादे हैं। आमिर मुग़ल साहब से उनसे गुफ्तगू करेंगे, असलम आफरीदी साहब से। साद, अब इस वक्त जो आमिर मुग़ल साहब हैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टी PTI की है, लेकिन उनके पास निशान बल्ला नहीं बैंगन है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो निशान है आपको, इससे आपको इलेक्शन में जाने में कितना चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? फिल वक्त तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत तगड़ी है। बाकी लोग खुद हमसे पूछ रहे हैं कि आपका निशान क्या है, हमने आपको वोट देना है, हमने इमरान खान को वोट देना। तो हमें ऐसा कोई बिल्कुल इशू नहीं आ रहा अभी तक रिगार्डिंग हम सिंबल के। और जो लोगों को आप इस वक्त आपने जो अपनी कैंपेन शुरू की है, किस किस्म का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्योंकि इससे पहले तो इस हल्के से 2 मरतबा असद उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा। आपके वालिद आमिर मुग़ल साहब PTI में बड़े अरसे से हैं, लेकिन वो फोर्थ फ्रंट पे नहीं थे। तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है कैंडिडेट की तब्दीली से? जी, जैसे आपने सवाल किया, हमें कैंडिडेट के चेंज में कोई इशू नहीं आ रहा।
سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہمارے علاقے کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ یہاں پہ ایک لوکل نمائندہ ہو، جو ہمیں مل چکا ہے. عمران خان نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا، ہمیں ایک لوکل نمائندہ دیا. انشاءاللہ 8 فروری کو ہم ان کو جتائیں گے. اور سیکنڈلی بات جو ہے، ہم نے اپنے جو ہمارا ایک ٹائم پیریڈ تھا 3-3.5 سالوں میں، ہم نے اتنے کام کروائے ہیں کہ جو دوسری حکومتیں اپنے 15 سال 20 سال میں نہیں کروا سکی. یہ میں صرف اگر آپ کو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، میں صرف یہاں پہ آپ کو مثال دوں، یہاں پہ صرف اس یو سی کی حد تک 50 سے 60 کروڑ روپے کے صرف یہاں پہ گلیاں پختہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سکول، کالج، سیوریجز، گیس کے کام، بہت کام ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں کسی کے پاس جانے میں مطلب کسی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. سارے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کام کروائے ہیں. اور سیکنڈلی جو مینلی ریزن ہے کہ عمران خان کی وجہ سے لوگ ہمیں بالکل انشاءاللہ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں جو ہم اس کی امید بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس. ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ہم ان تینوں چیزوں پہ جا رہے ہیں. ڈور ٹو ڈور ہم نے شروع کی ہوئی ہے، کارنر میٹنگز ہم نے شروع کی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں بعد ہم جلسے کی طرف بھی جا رہے ہیں، بغیر ڈر و خوف کے. انشاءاللہ NA46 کی عوام نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری والے دن عمران خان کے سپاہی کو، عامر مغل کو جتا کے انشاءاللہ عمران خان سے اپنی وفا پوری کر کے دکھائے گی انشاءاللہ. اسلم آفریدی صاحب، آپ بتائیے گا، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہے تو آپ آفریدی ماشاءاللہ، جنگی سعیدہ راولپنڈی میں موجود ہے، تو یہاں اپنے ووٹ آپ نے رجسٹر کرائے ہوئے؟ جی بالکل، ہم نے ووٹ بھی رجسٹر کرائے. ہم میری فیملی ہے، افریدی قبیلہ ہے. انشاءاللہ 150 ووٹ ہے ہمارے. ہم نے تو سعد بھائی کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ووٹ انشاءاللہ پہلے بھی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ عامر مغل صاحب نے، میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں جتنا بھی کام عامر مغل صاحب نے یہاں اس یو سی کے لیے کیا ہے نا، تو وہ باقی کسی نے نہیں کیا. اور انشاءاللہ ہمارا ووٹ 8 فروری کو انشاءاللہ میرے قبیلے کا جتنا ووٹ انشاءاللہ میں عامر مغل کو دوں. اچھا، یہ الیکشن کا نشان جو ہے، یہ بیلٹ پیپر پہ چونکہ نشان ہوتا ہے، آپ سب اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جو حلقہ ہم نے دیکھا ہے، پوش ایریاز بھی ہیں، اسلام آباد کے سیٹل سیکٹر ہیں، F8 ہے، F10 ہے، F11 ہے، اور جنگی سعیدہ، گولڑا شریف. تو یہ جو اس کی آگاہی کے لیے بھی کوئی اسپیشل بھی مہم چلائی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو ہماری جو سب سے اسٹرینتھ ہے وہ ہے سوشل میڈیا. ہم سوشل میڈیا کے تھرو سب سے زیادہ ہماری آگاہی مہم چلی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پوش ایریا جو دیہات وغیرہ ہو گئے ہیں، اس میں بالکل موبائل کا یا سوشل میڈیا کا یوز اتنا نہیں ہے. وہاں پہ ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں جی. ہم وہاں پہ ہر بندے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی وہ اپنے گھر میں جائیں، اپنی ماؤں بہنوں ان سب کو جا کے ہمارا جو نشان ہے اس کے بارے میں آگاہی کریں. ہمارا جو سمبل ہے، اسپیشلی ہمارا جو سمبل ہے وہ بینگن گول والا ہے، اس پہ جا کے ان کو آگاہی کریں. ڈور ٹو ڈور ہم اس کی کر رہے ہیں. اور یہ مجھے بتائیں، آپ اپنا مد مقابل کس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے مقابلے میں انجم وکیل صاحب ہیں نون لیگ کے، میاں اسلم صاحب ہے، راجہ عمران اشرف صاحب ہیں، کیونکہ PMLN اور PTI کا آپس میں اس حلقے میں کافی بڑا مقابلہ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کو مد مقابل PMLN کو سمجھ رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں میاں اسلم صاحب یا پیپلز پارٹی بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم اپنے مد مقابل ظالموں کو سمجھ رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو حلقے پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ملک پہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے مد مقابل صرف وہ ہیں. لیکن انشاءاللہ 8 فروری کو عمران خان کی جیت کروا کے انشاءاللہ ان ظالموں کو ہم ان کے منہ پہ تابڑ توڑ جواب دیں گے. لیکن جو ایک روایت رہی ہے اس حلقے کی، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کیونکہ پچھلے 10 سال سے ہمارے صدر عمر صاحب یہاں کے MNA ہیں. اس کے علاوہ انجم وکیل خان جو اس دفعہ بھی جن کو ٹکٹ ملا ہے، وہی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہی سیکنڈ پہ، مطلب کہ مقابلے میں جو تھوڑا بہت مقابلہ کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. چلے، ہم آپ کو وی وش یو بیسٹ آف لک کہ آپ اپنی کیمپین کو جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ. ویورز، ہم سے گفتگو کر رہے تھے عامر مغل صاحب کے صاحبزادے ہیں جو ان کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہی آئے ہیں. ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہے، اسلم آفریدی صاحب نے آرگنائز کیا ہے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب ہم آگے جائیں گے اور جو دیگر انتخابی امیدوار ہیں حلقہ NA46 اسلام آباد سے، ان کا موقع بھی آپ کے پاس لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. وعلیکم السلام. الیکشنز آ رہے ہیں جی ضرور آ رہے ہیں جی. ووٹ ڈالتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. ہاں، تو کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ پیپل پارٹی کو. آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ہم جی نون کو دے رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. کیا نام ہے جی؟ پیر سید مخدوم شاہ. مخدوم شاہ صاحب، وہ الیکشنز ہو رہے ہیں جی جی. تو ووٹ ڈالتے ہوتے ہیں؟ لازمی بات ہے جی. اس دفعہ کس کو ووٹ؟ تو ہمارا فریضہ ہے. بالکل. کس کو دے رہے ہیں اس دفعہ؟ سیدھی بات PTI کو دے رہے ہیں. PTI کو دے رہے ہیں. PTI. الیکشنز آ رہے ہیں جی بالکل. آگے ووٹ دے رہے ہیں؟ ووٹ دے رہے ہیں سر. کسے دے رہے ہیں؟ TLP کو سر انشاءاللہ. TLP زندہ باد. الیکشنز آ رہے ہیں. ہاں پتہ ہے. ووٹ پا رہے ہو؟ ووٹ کسی کو نہیں ڈالنی.
हाँ जी, सारे एक दूसरे से सहमति बने हुए हैं। लेकिन आप नोट करें, वोट तो एक कौमी फरीजा है ना। नहीं, ये कौमी फरीजा नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। आपने 2018 में दिया था? दिया था, वो किसको दिया था? बस जिसको भी दिया तो था आपको दिया। तनफर हो गए। हाँ जी, आप किसी को नहीं देना। चले ज़हन बनाए 8 फरवरी तक शायद वोट्स की ताकत से आपको तब्दीली ला सके। कोई तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान में। आपका वोट है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी? हाँ जी है बिल्कुल। यही मुकामी है? यहीं के हैं। नहीं हैं तो बाहर के वैसे सरगोदा, लेकिन यहाँ ट्रांसफर हुआ हुआ है। ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्शंस में वोट देंगे? इंशाल्लाह। किसे दे रहे? नून लीग। इलेक्शंस में वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। किसे दे रहे? पीटीआई। आपका वोट है तो वोट देंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? बस नहीं दूंगा। और वोट कहाँ पर रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड पिंडी में। 2018 में वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया था। अब क्यों नहीं दे रहे? वो पहली मरतबा लाइफ में दिया था, उसका मजा चख लिया, अब दूंगा ही नहीं, किसी को भी नहीं दूंगा। इस बार तराजू जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के हल्का एन 46 में इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो नुक्ते अरूज की तरफ बढ़ रही है। मियाँ मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाना माना नाम है, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और हल्का एन 46 से इस मरतबा उम्मीदवार हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आप इलेक्शन कैंपेन पर अपने हैं, आपसे मुलाकात होगी। मैं जानना चाहूँगा कितने पुरुमीद है इस मरतबा कि 8 फरवरी 2024 को तराजू का जो वोट है वो सबसे ज़्यादा पड़ेगा? इंशाल्लाह। देखिए ये 8 फरवरी रोज़ ही तराजू का है इंशाल्लाह। हम कैंपेन में हैं, अभी देखो जीना मरकज़ में खड़े हुए हैं। अब जहाँ तशरीफ़ ले जाएं, मियां असलम आपको मिल जाएगा, तराजू आपको मिल जाएगा। बाकी दोनों पार्टियाँ 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी बढ़ सकता रही और 4 दफ़ा मुस्लिम लीग नून। आज भी NA 46 में पानी नहीं है, सरकारी तालीमी इदारे नहीं हैं, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। दही इलाके में चले जाएं, ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना सुई गैस है, ना सीवरेज है, ड्रेनेज है। ये यतीम है, इसका कोई कस्टोडियन नहीं है। फिर यहाँ कोई अवामी नुमाइंदगी नहीं है। सोचिए ज़रा, IG तो यहाँ मौजूद है, हाई कोर्ट भी है, लेकिन गवर्नर, वजीर आला, सूबाई असम्बली, मेयर, 125 UC के चेयरमैन, कुछ भी नहीं है। वैसे तो वजीर आजम भी यहाँ पर होते हैं, सदर साहब भी यहाँ पर हैं, सारा आपका पार्लियामेंट भी यहाँ पर है, सारे फैसले तो इस्लामाबाद में होते हैं। आपने ठीक फरमाया है कि पूरी हुकूमतें इधर हैं, लेकिन पानी, सरकारी तालीमी इदारे, हॉस्पिटल उनकी नाक के नीचे महरूम और मजलूम है। पूरा इस्लामाबाद महरूम है, मजलूम है। आप जो है, अगर लोग आप पे एतमाद करते हैं, 2002 में आप पे एतमाद किया था, अगर दोबारा करते हैं तो ये तमाम चीज़ें ले आएंगे। और सवाल तो बनता है कि उस वक्त क्या हालात में तब्दीली लाए थे जो लोग आपको आपकी माजी की कारकर्दगी भी वोट दें? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। इंशाल्लाह हमने 2002 में जीत कर शहरी इलाके में भी और देही इलाके में इतने हमने काम किए, तरक्याती काम भी, कानून भी चेंज कराए, रूल भी चेंज कराए कि ना पहले कोई करा सका, ना बाद में किसी को तौफीक हुई। हमने देही इलाके का फंड, इसे PSDP कहते हैं, 44 साल से मारा जा रहा था। 44 साल से हमने 2005 में उसको बहाल कराया। हाँ, कोई गली पुख्ता नहीं थी, हमने अल्लाह के फजल करम से बहाल कराया 2005 में। आज जाएं पूरे देही इलाके में, हर जगह पुख्ता सड़कें मिलेंगी। हमने 46 गाँव में बिजली लगवाई, 46 गाँव में। आज आपको पुलियाँ मिलेंगी, सुई गैस मिलेगी, पानी की स्कीमें मिलेंगी। हमने पहली दफ़ा 2004 में तरनौल के मुकाम पर बच्चों का कॉलेज बनाया और पहली दफ़ा शाहलता में बेटियों का कॉलेज बनाया। हमने हॉस्पिटल, हमने पोस्ट ऑफिस बनाए और देही यहाँ शहरी इलाके में भी I-10 की पट्टी को कभी शहर का ये इलाका ही नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल की कॉलोनी है, हम उसको भी शहर का हिस्सा बना दिया और पूरे शहर को कारपेटिंग करा दिया। फिर यह है ये जीना मरकज़ है, यहाँ A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। ये एक ही बात कहते कि मियां असलम रूल 20 बहाल करा दें। आपका 5 साल पूरे हो गए, हमने रूल 20 बहाल करा दिया। फिर हमने हायरिंग पार्ट से स्टेट ऑफ कंट्रोल ख़त्म करा दिया, 129 पार्क बना दिए, बच्चों के अलग पार्क शुरू कर दिए। हमने अल्लाह के फजल करम से सियासत का कल्चर तब्दील कर दिया। आपका मद्दे मुकाबिल कौन है? हकदार वोटों का हकदार, जीदारो जीदार, वोटों का हकदार मियां असलम। कौन आपका मद्दे मुकाबिल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल हैं, अंजुम अकील हैं, नून लीग के, राजा इमरान अशरफ हैं पीपल्स पार्टी के।
ये सारे इमटीरियल हैं सारे सारे दावे कर रहे हैं, हम सबसे राय ले रहे हो, कह रहे हैं वोट हमारा है। वोट तो अब नजर आ रहा है आपको, वोट तो तराजू का है, वोट मियां असलम का है। हमारे मध्य मुकाबल महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान की तबाही है। हमारे मध्य मुकाबल हमने पानी की कमी ख़त्म करनी है, सरकारी तालीमी इदारे तमीर कराने हैं, हमने हस्पताल ये हमारे मध्य मुकाबल है। ये जो नून के नुमाइंदे हैं, जो अपने पीपी के नुमाइंदे हैं, 4-4 सभा हुकूमतें, 4-4 दफा, ये इस्लामी सूरत हाल है। सोचिए जरा, इनकी नाहली सामने आ गई, इनकी मरूसी सामने आ गई। जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब शराफ, जनाब अहमदा साहब, जनाब मोहतरम मरियम साहब, जनाब शाहनवाज भुट्टो, सोचिए जरा, किसी को राय कोई नहीं मानते, मरूसियत चलती है। अकेली जमात इस्लामी है जो ईमानदार है, दयानदार है, वादाइफा है, जरूरतमंद है, खादम है। तो सोचिए अनवार भाई। ये बताइएगा कि आपने तो बात की, अब जो ये NH-40 कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पे दही इलाका भी और शहरी इलाका भी है, जो पॉश एरियाज हैं, पॉश एरिया के लोग जमात इस्लामी को वोट देंगे? चुपता हुआ सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। अब जाए ना F10 में, जाए F11 में, न सारे मियाँ इस्लाम को जानते हो, न सारे जमात इस्लामी को जानते हो। और पॉश एरिया पैसे इकट्ठे करते हैं, वो पैसे हमें देते हैं, पैसे देते हैं, वोट नहीं भी देंगे। बात सही है, फिर ऐसा ही था, लेकिन 4 हुकूमतें नाकाम हो गई। अगर एक तालिब इल्म एक दफ़ा फेल हो जाए मैट्रिक में, फिर फेल हो जाए, चौथी दफ़ा फेल हो जाए, 5 दफ़ा का इम्तहान देने देगा? ये 4 दफ़ा फेल हो चुके। F10 के लोग कहते हैं, F11 के कहते हैं, F8 के कहते हैं, हम बिल्कुल इनके साथ नहीं है। ये नाहल साबित हो गए। PTI जिनको 10 साल वोट दिया यहाँ पर, मैं गुजारिश करूँ, PTI तो PTI है ना। अगर तो कोई सियासी जमात होती तो इलेक्शन में हिस्सा लेती ना, वो तो सब ज्यादा हैसियत से ले रहे हैं। नहीं, अगर इस हल्के में 5 उनके कैंडिडेट ले रहे हैं, इससे 5 हैं, तो क्या होगा फिर मेरे भाई? हम ये गुजारिश करते हैं कि PTI के जितने नौजवान हैं, मियाँ इस्लाम के नौजवान हैं, जमात इस्लामी के नौजवान हैं। हमने हमेशा नौजवानों को साथ रखा है, नौजवानों की हिफाजत की है, उनकी तरबियत किया। आज तमाम नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि वो तराजू को वोट दें, मियाँ इस्लाम को वोट दें। मैं वादा करता हूँ आपसे, इंशाअल्लाह अगर किसी फर्द ने, किसी इंतजामिया ने, किसी पुलिस ने अगर मेरे अगर मेरे PTI कांग्रेस ने हाथ उठाया, हम हाथ काट देंगे इंशाल्लाह। हम सबकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, तमाम नौजवानों की। बहुत शुक्रिया मिस्टर, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपकी इन इलेक्शन से क्या तवक्कुआत हैं? और जो उम्मीदवार आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, उनको आप बताते हैं कि आपकी ये मसाइल है और इनका हल जो है वो बहुत ज़रूरी है? ये छोटे मसाइल, गटर का ढक्कन हो गया, सड़क होगी, ये हमारे लिए कोई मसाइल नहीं। हमें हमारा हक दें, हम अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं जी, आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि जो उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए? मेरे भाई, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली यही होनी चाहिए कि आवाम के लिए सहूलत हो जाए। गैस हो गया, बिजली होगी, इसके अलावा 2 भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सस्ती होनी चाहिए, कोई भी उम्मीदवार हो। आप जो वोट देते हैं तो इंतखाबी मंशूर भी देखते हैं कि इनका इंतखाबी मंशूर क्या है? जी बिल्कुल, इंतखाबी मंशूर सबसे बेस्ट चीज़ है ना। जब तक वो हम देखेंगे तब हमारे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। और मंशूर जिस पार्टी का भी हो, कोई भी हो, चाहे पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, ये 3 बड़ी जमातें पाकिस्तान में हैं। इनमें से कोई भी अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस आवाम के लिए देता है तो उसको हक है कि वो इक़्तिदार में आ जाए। इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि जो पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो किन मसाइल की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल तो बहुत है, अंत तक मसाइल है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है। कोई वाज़ेह मंशूर किसी पार्टी का नहीं आया। नून लीग से बड़ी तवक्कुआत थी लास्ट ईयर, जो पिछले उनकी हुकूमत थी PDM की, PDM से पहले इमरान खान की, उससे पहले नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के हालात कुछ बेहतर थे, इमरान खान के बाद ये कंट्रोल नहीं हुआ, PDM से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। तो अभी तवक्को करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको कुछ हदायत दे कि आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें, आपस में लड़ाई ना करें, मिल बैठ के एक दूसरे की बात को समझें, मसाइल को समझें, गरीब आदमी का एहसास करें। नाज़रीन, आपने हल्का NH-40 में हमने जो इंतखाबी उम्मीदवारों से गुफ्तगू की, इस्लामाबाद के पॉश एरियाज़ और जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, दही इलाकों में लोग बसते हैं, उनकी आरा पर मबनी एक सैम्पलिंग भी हम आपके सामने लेकर आए कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है, इसके क्या मसाइल हैं और लोग इसका हल चाहते हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों के दावे, उनकी कारकर्दगी और जीत के हवाले से इम्कानात पर भी गुफ्तगू आपने सुनी। इस्लामाबाद जिसे कहा जाता है कि ये इक़्तिदार का शहर है,
اس حوالے سے جو ہمارا اسپیشل شو تھا اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا. ہماری ایفرٹ آپ کو کیسی لگی؟ ہم اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور حلقے کی عوام اور وہاں پہ جو بڑی سیاسی جماعتوں کا انتخابی دنگل ہونے جا رہا ہے اس کا احوال آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اگلی نشست تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹوڈے کی پوری پروڈکشن ٹیم کو G9 کراچی کمپنی اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.